स्टूडेंट्स वेलकम यू अगेन टू आवर बायोलॉजी क्लास। और आप बच्चों को पता है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी शुरू की हुई है। पहला चैप्टर था जी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बेटा बायोटेक्नोलॉजी किन दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि पहला तो है जी बेटा कि हम जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करने लग गए हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, हम उसको अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं और बहुत सारा प्रोडक्टिव काम आजकल हो रहा है। वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जा रहे हैं और कितना कुछ काम चल रहा है। और सेकंड जो इसका प्रिंसिपल था, तो हम अपनी मर्ज़ी से इसमें माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स में भी हम अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैक्टीरिया है, अगर हम उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन डाल दें, डीएनए डाल दें, तो बेटा वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा और उस बैक्टीरिया से हम आसानी से उस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और यही आजकल हो रहा है। तो अब मैंने आपका 12th चैप्टर शुरू कर दिया जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एज यू नो कि शुरू में हमेशा हम वेरी शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि डीएनए वैक्सीन्स क्या हैं। डीएनए वैक्सीन्स जो हैं वो बेटा जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स हैं जिनको हम डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। और आपको आजकल पता होगा कितने महीनों से न्यूज़ चल रही है, जब से कोविड-19 ने स्ट्राइक किया है और जब से ये पैंडमिक हमारे पूरे वर्ल्ड को इनगल्फ करने की तैयारी में है, ख़त्म करने की तैयारी में है, तभी से इस वैक्सीन्स को बनाने की बहुत सारी कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं। आपको ग्रेट 8 के बारे में पता होगा बेटा, G8 में वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है वो आती हैं। हर कंट्री में कोशिश चल रही है कि वैक्सीन बनाई जाए। कई कंट्रीज़ वैक्सीन बना चुकी हैं, जिनमें चाइना से न्यूज़ है कि चाइना ने जुलाई में ही अपनी जो वैक्सीन है अपनी पब्लिक को देनी शुरू हो कर दी है, पर वो इसकी जो मास प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड में नहीं प्रोवाइड कर रहा, धीरे धीरे करेगा। इसी तरह इंडिया में भी 3 से 4 वैक्सीन फाइनल स्टेज में पहुंच गई हैं। और बेटा क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन बनेगी ना बेटा कोरोना की, वो हमारे इंडिया में ही बनेगी। और बिल गेट्स जो है, आपको पता है, बहुत बड़ा टाइकून है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अपना माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्रीज़ उसकी है। तो उसने बोला है कि ही विल बी हेल्पिंग इंडिया को वो मनी प्रोवाइड करेगा इसकी मास प्रोडक्शन के लिए, ताकि पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया इस वैक्सीन को बनाए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 1 और 2 महीने में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी साल की शुरुआत में हमें जून जनवरी में ये वैक्सीन मिल जाएगी। और जैसे ही वैक्सीन बेटा मार्केट में आ जाएगी, केमिस्ट की शॉप्स पे आ जाएंगी, हॉस्पिटल्स में आ जाएंगी, तो अलग अलग कैंप लगाए जाएंगे, उन कैंप पे हमें वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और फाइनली इस बीमारी को रोक दिया जाएगा। ठीक है, चलो वो बात और है। तो डीएनए वैक्सीन क्या है? डीएनए वैक्सीन है भी कोई भी वैक्सीन जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, उनको डीएनए वैक्सीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम अ वीड हुज जीनोम हैज़ बीन सीक्वेंस्ड। एक ऐसे वीड का नाम बताओ जिसके जीनोम को हमने सीक्वेंस कर लिया, तो उसका नाम है जी आर्बिडोप्सिस थैलियाना। ये एक इस तरह का वीड है जिसके जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया, जिसको अच्छे से स्टडी कर लिया गया, एक एक जीन को स्टडी कर लिया गया और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अब हमारे वेलफेयर में। नंबर 3, नेम द बैक्टीरियम दैट इज़ फर्स्ट यूज एट बायोपेस्टिसाइड। उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसको सबसे पहले बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया गया, तो वो है जी बैसिलस थ्रिनजेनेसिस। ये भी बेटा हम कितनी देर से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बैसिलस थ्रिनजेनेसिस। सो ये बायोपेस्टिसाइड का काम करता है। तो पहले तो बेटा हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया करते थे, तो बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा सॉइल को भी नुकसान हो रहा था। पर जब से बायोपेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड्स आए हैं, यानी बैक्टीरियाज आए हैं, हेल्दी फंगस आई हैं, फ्रूटफुल फंगस आई हैं, तब से क्या हो गया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी जो धरती है उसको बचाना शुरू कर दिया। इवन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना कम हो गया, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा कारण आजकल क्या बन गया था, वो क्रॉप्स बन गई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ हो। अब आगे
नेम अ बायोपेस्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम नीम। नीम प्लांट से कौन सा बायोपेस्टिसाइड मिलता है, उसका नाम है जी एजिड रेचटिन। ये जो आपका बायोपेस्टिसाइड है हमें नीम से मिलता है। विच टेक्निक डू यू सजेस्ट टू डिटेक्ट सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। किस टेक्निक की मदद से हमें पता चल जाता है कि कैंसर पेशेंट के अंदर है, वो है जी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। तो एक टेस्ट होता है CA-125 पैनल, CA पैनल जिसको बोलते हैं। एक्चुअल में कैंसर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल इसके लिए हो जाता है क्योंकि जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल बीमारियों के सिम्टम्स को भी मैच करता है। सो मेरा कहने का मतलब आपको यही है कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी आजकल बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम इसका पता लगा सकते हैं। फिर है जी नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड नो ह्यूमन प्राइमेट। वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड नॉन ह्यूमन प्राइमेट कौन सा, वो है जी मंकी, और उसका नाम है आंधी। ANDI आंधी। नेम 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। 2 तरह के फर्मेंटेशन प्रोसेसेस बताइए। पहले तो बेटा आपको फर्मेंटेशन का मतलब पता होना चाहिए। जब भी हम किसी फूड की एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, खासकर हाइड्रोकार्बन, खासकर कार्बोहाइड्रेट की जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन यूजुअली ईस्ट से की जाती है और फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, विस्की, रम, जितने भी अल्कोहल है, जितना भी लिक्कर है वो फर्मेंटेशन से ही बनता है। ठीक है बेटा, तो इसके 2 प्रोसेसेस का नाम है बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस। आने वाले बड़े क्वेश्चंस में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, बैच प्रोसेस को और कंटिन्यूअस प्रोसेस को। फिर उसके बाद आ गया जी व्हाट आर हाइब्रिडोमास। हाइब्रिडोमास क्या होते हैं, जब माइक्लोमा सेल्स और एंटीबॉडीज़ को आपस में हम फ्यूज़ कर देते हैं तो वो एक तरह के सेल्स बनाती हैं और इन फ्यूज सेल्स को हम हाइब्रिडोमास बोलते हैं। किसका फ्यूजन है, माइक्लोमा सेल्स एंड एंटीबॉडी सेल्स का। अच्छा, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड आर फाउंड इन ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं, तो जी 2 पहले पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं। और इसी चैप्टर में बेटा आपको एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स भी आएंगे जो पेपर में आते हैं, वो भी हम करेंगे। नेम 2 drugs that were earlier produced by sacrificing animals but are now produced by biotechnology। 2 ड्रग्स बताओ जिनको पहले प्रोड्यूस किया जाता था एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स को मार के निकाला जाता था, पर अब बायोटेक्नोलॉजी से बनाई जाने लगी हैं। तो वो है जी इंसुलिन और इंटरफेरॉन। बेटा इंटरफेरॉन जो होता है ना, एक तरह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं और ये मदद करते हैं जी कैंसर ट्रीटमेंट में। जब भी कैंसर बॉडी में ग्रो करता है तो इंटरफेरॉन का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि जो इंटरफेरॉन है ये उसके अगेंस्ट फाइट करता है। तो जो इंसुलिन और इंटरफेरॉन है पहले हम लोग एनिमल से निकाला जा करते थे, उनके ब्लड में से निकालते थे, तो इस प्रोसेस में एनिमल की डेथ हो जाती थी। पर अब क्या हो गया, कम इन, पर आजकल क्या, कौन है बेटा, आ जाओ। पर आजकल क्या हो गया बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बैक्टीरियाज के अंदर इंसुलिन और इंटरफेरॉन बनाने लगे। सी इजंट इट वेरी वंडरफुल कि अब किसी भी एनिमल को सैक्रिफाइस करने की नीड नहीं होती और हम माइक्रोब्स के अंदर ही अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जितने भी वैक्सीन्स हैं या फिर हमारे ड्रग्स हैं, वो हम बनाने लग गए हैं। इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो इंसुलिन में जी 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आजकल हमारे बैड लाइफस्टाइल के करके, शुगर इनटेक के करके इतने ज़्यादा बेटा शुगर के पेशेंट बढ़ गए हैं। तो अगर तो हम नेचुरल इंसुलिन लेना शुरू करें ना, नेचुरल इंसुलिन से अगर हम जो इसकी रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की पूरी करना चाहें, बेटा 2% रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी, इतने ज़्यादा शुगर पेशेंट बढ़ गए हैं। तो ये इंसुलिन मार्केट में कहाँ से आ रही है, क्या ये नेचुरल इंसुलिन है? ये नेचुरल इंसुलिन नहीं है बेटा, ये सिंथेसाइज्ड इंसुलिन है जिसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से माइक्रोब्स की बॉडी में बनाया जा रहा है। और आपको पता माइक्रोब्स का तो नंबर करोड़ों खरबों में है, मिलियन ट्रिलियंस में है।
तो उनके थ्रू ये इंसुलिन बनाई जा रही है, तभी इंसुलिन सस्ती मिल रही है और लार्ज अमाउंट में हमें अवेलेबल है। नहीं तो अगर नेचुरल सोर्स से इंसुलिन लेते तो अब तक इम्पॉसिबल होता, तो कितने शुगर पेशेंट्स की अब तक डेथ भी हो गई होती। तो देख लो बायोटेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा हमें हेल्प कर रही है। फिर गिव द नेम ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड प्रोटीन सिक्रीटेड बाय बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रीट करता है उसका नाम बताओ। तो बच्चों उसका नाम है क्राई प्रोटीन। सो क्राई प्रोटीन नाम इसलिए इसका क्यों रखा गया, क्योंकि जब ये वाला क्राई प्रोटीन वाला जीन जब प्लांट के अंदर कॉटन प्लांट में होता है, बीटी कॉटन में होता है, तो जैसे ही इंसेक्ट उसको बाइट करता है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाता है। और इवन इंसेक्ट को जो फसल है उसका टेस्ट, जो प्लांट है उसका टेस्ट भी बिटर लगता है, इस करके इसका नाम क्राई प्रोटीन रखा हुआ है। फिर नेम सम प्लांट बेस्ड वैक्सीन, कोई 2 वैक्सीन बताओ जो हमें प्लांट से मिलती है। एक तो जी ट्रांसजेनिक बनाना इन एक्टिवेटेड वायरस दैट कॉज कॉलरा और हेपेटाइटिस बी। तो ट्रांसजेनिक बनाना जिसमें कंटेनिंग इन एक्टिवेटेड वायरसेस दैट कॉज कॉलरा और हेपेटाइटिस बी। तो अगर आप ट्रांसजेनिक बनाना खा लोगे, ऐसा बनाना जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया, तो उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी डेड कॉलरा और हेपेटाइटिस बी के माइक्रोब्स डाले हुए हैं। वो बीमारी नहीं कॉज करते, पर वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनानी शुरू कर देते हैं। बेटा वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, वैक्सीन डेड माइक्रोब्स ही तो होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको पोलियो की वैक्सीन दे रहा हूँ, तो पोलियो के डेड माइक्रोब्स आपकी बॉडी में डाल रहे हैं हम लोग। तो वैक्सीन्स आर नथिंग बट डेड ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस जो डिजीज कॉज करते हैं, डेड पैथोजेंस, डेड माइक्रोब्स उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड ही हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, उसको वैक्सीन बोलते हैं। अब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में इन्फेक्शन तो होता नहीं क्योंकि वो बीमारी कॉज नहीं कर सकते, बट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रीड कर लेती है कि इस तरह की बीमारी हमारी बॉडी में आई हुई है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देती है। तो इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि जब एक्चुअल में बीमारी अटैक के लिए आती है तो वो बीमारी हमें नहीं होती। ये पूरा सिनेरियो है वैक्सीन का। तो वैक्सीन का मतलब होता है डेड माइक्रोब्स आपकी बॉडी में जाएंगे, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि बीमारी तो वो कर नहीं सकते, बट आपकी इम्यूनिटी उनको ज़रूर रीड कर लेगी और वो उनके अगेंस्ट क्या बनानी शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज़। और फाइनली बेटा इतनी ज़्यादा वो एंटीबॉडीज़ बना लेगी कि जब एक्चुअल में एक्टिव माइक्रोब्स आप पे अटैक करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप बच जाओगे। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसका नाम है जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक ऐसा एंजाइम है बेटा जो डीएनए को बीच में से भी काट सकता है, दैट इज सेम न्यूक्लियोटाइड साइट पे भी काट सकता है, न्यूक्लियोटाइड साइट पे भी, और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड साइट्स पे भी काट सकता है। तो इसमें ब्लंट एंड भी प्रोड्यूस करके दे सकता है और स्टिकी एंड भी प्रोड्यूस करके दे सकता है। सो प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और आपके जो सितंबर टेस्ट है जो भी है एज इट इज़ होता रहेगा। हमारे लेक्चर्स रेगुलर चलेंगे और आपको तो +1 से ही पता है कि कभी फाइनल के पेपरों में नहीं हम लोगों ने कभी आपको छुट्टी की, तब भी आपकी क्लासेस लगाते रहे। इसी ऑर्डर में आपकी क्लासेस चलेंगी। अभी भी आपको पता है मैं कभी कभी आपकी संडे को भी क्लासेस ले लेता हूँ। सो हमें ऐसी मेहनत से पढ़ना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।